अभी वीडियो ऑफ रखेंगे सब अपना। अब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है। कुछ डिफरेंस तो नहीं है आवाज में? सही है आवाज? जी सर, बिल्कुल ठीक है अभी। सही आ रही है। ठीक है। तो मैं कुछ पिक्यूलर या जो सटीक सिम्टम्स होते हैं उनकी बात कर रहा था और कोई सडन किसी को कोई किसी टाइप का अटैक आए, अक्यूट प्रॉब्लम आए किसी को। और अटैक में हम पैरालिसिस या दूसरे टाइप के अटैक की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली जैसे कोल्ड का हुआ या हेडेक वाली बात हुई या कोई टेम्परेचर राइज होने वाली बात हुई, वहां पे आप C13 या S12 में से सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई हेडेक जैसी प्रॉब्लम है तो S12 को आप दे सकते हैं। और फीवर की प्रॉब्लम है या थ्रोट पेन हो गया, ठीक है, या स्नीजिंग की कंडीशन है तो वहां पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं C13 का। C13 में भी उस सेम प्लांट को ऐड किया गया है। इसके अलावा कुछ और चीजें मैंने बताई थी, जैसे ड्रंकर के लिए, जो अल्कोहलिक होते हैं, शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, उनके लिए क्योंकि ये बहुत सारे प्रोटोकॉल लोग पूछते भी और हमारे पास ऐसी डिमांड भी आती है कि पर्टिकुलर कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, तो उसको ड्रिंक को छुड़ाने के लिए हम क्या, डी एडिक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वहां पे आप, हालांकि हम कॉम्बिनेशन वाइज यूज करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सिम्टोमेटिक देखें तो अ, अगर कोई जो ड्रिंक करने के बाद बहुत ज्यादा एब्यूसिंग लैंग्वेज का यूज करता है या बहुत ज्यादा एक तरीके से वायलेशन टाइप की एक्टिविटी उसकी हो जाती है, तो वहां पे हमें नक्सोमिका बहुत अच्छे से काम करता है और S1 को हमें वहां पे देना है। S1 को हम यूज करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट में डाइल्यूशन अलग तो हो सकते हैं, लेकिन रहेगा लाइटर ही मोस्टली केस में, D10 के बाद के केस में। वहीं पे अगर कोई पेशेंट जो है वो ड्रिंक करने के बाद एब्यूसिंग लैंग्वेज का यूज नहीं करता है, वायलेंस जो है वो नहीं करता है, तो वहां पे हम C10 का यूज करते हैं। हालांकि S1 C10 आप सभी को भी दे सकते हैं, लेकिन ये सिंगल सिंगल रेमेडी के थ्रू भी हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं, जो हमें पता होना चाहिए। और इसके अलावा कोई लो फील करता हो पेशेंट, लो एनर्जी हो उसमें बहुत ज्यादा, और बहुत सैडनेस उसमें देखने को मिलती है, वो दुखी रहता हो, मतलब खासकर मेंटली जो है वो परेशान रहने वाला पेशेंट कोई दिखे, तो W आप दीजिए उसको। D4 में ग्लोब्यूल दीजिए या फिर D5 में ओरिजिनल दे सकते हैं उसको, ऐसी सभी कंडीशन में, क्योंकि एक एनर्जी बूस्टर के साथ 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 तो है ही, साथ में मूड रिफ्रेशिंग भी है। जेंसिया स्कॉर्पियस प्लांट है WE में। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्लांट्स हैं ऐसे, लेकिन सैडनेस के केस में, खासकर मेंटल जहाँ पे सैडनेस देखने को मिलती है, वैसे WE फिजिकल भी जो टायर्डनेस है, जो लिथार्जीनेस है, जो फेंटनेस है, उसको भी WE ठीक करता है L2 के साथ जब आप देते हैं D4 में ग्लोब्यूल बना के। इसके अलावा एक और मैंने बताया था, कोई पेशेंट आपको मिले जो बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप का हो, मतलब बहुत बुद्धिमान टाइप का पेशेंट आपको लगे, जिसका माइंड शार्प हो, अच्छे से काम करता है और वो जो है सॉफ्ट स्पोकन भी दिखे, ठीक है, तो आप उसको S2 रेमेडी दीजिए। S2 बहुत अच्छी रेमेडी है ऐसे लोगों को पे काम करने के लिए। और अगर इन इन ऐसे लोगों को कोई मेंटल डिप्रेशन भी दिखे, मतलब आपको ऐसे लोग मिले जो स्वीट, मतलब एक तरीके से सॉफ्ट टॉकिंग भी हैं और इंटेलेक्चुअल भी हैं, और बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर लेने से या कैसे भी थोड़ा डिस्टरबेंस दिखे माइंड की एक्टिव में, तो आप उनको S2 दे सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर पेशेंट जो है स्वीट टॉकर ना हो, मतलब वो थोड़ा हार्ड जो है टाइप की बात करता हो, एग्रावेशन बहुत ज्यादा हो, उसमें अग्रेशन बहुत ज्यादा हो, और बहुत गुस्से वाला पेशेंट आपको नजर आए, तो वहां पे आप S1 दीजिए उसको। S1, अभी हम टेम्परामेंट की बात नहीं कर रहे हैं, टेम्परामेंट पे तो अभी हम आए ही नहीं है। हम केवल अपनी 38 रेमेडी जो हमने पढ़ी है उनमें से जो बीच बीच में हमने की नोट्स निकाले हैं उनको हम देख रहे हैं, केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बोलने वाला हो तो भी S1 का सिलेक्शन आप करिए। लेकिन वहीं अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जो बहुत ज्यादा नहीं बोलता है, धीरे से बोलता है, और आप जब उससे पूछते हैं क्वेश्चनिंग, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सिम्टम्स तो हमें कलेक्ट करने ही होते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी हमें सिम्टम्स के थ्रू हम उसके ऑर्गन तक तो पहुंचते हैं ना, किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, कितने दिन से है, कहीं हेरिडेटरी तो नहीं है, ये सब तो हमें भी जानना होता है। इस जानने के जो जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में अगर कोई
पेशेंट ऐसा दिखे जो कम बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता, और वो ज्यादा भावुक इमोशनल टाइप का पेशेंट आपको नजर आए, तो आप उसको आपको उसके जो प्रोटोकॉल है उसमें A3 का सिलेक्शन जरूर कर लेना है। A3 वहां पे आपकी जरूर रहनी चाहिए उस पर्टिकुलर जगह पे। फॉर्मूला कोई भी आप सेलेक्ट करें उसमें A3 को आपको देना है। मतलब बहुत ज्यादा भावुक होने वाली कंडीशन में बात कर रहा हूँ। अगर कोई पेशेंट ऐसा नजर आए आपको कि बहुत रेस्टलेस दिखे, ठीक है ना, बेचैन टाइप का जो पेशेंट है वो आपको आपके पास आए और पेन की बात भी करे, वो दर्द की बात भी करे, तब आप उसको C4 का सिलेक्शन उसमें करेंगे और S5 भी साथ में रखेंगे। S5 को, क्योंकि जो रेस्टलेस होता है वो काफी एक्टिव सा भी लगता है दिखने में, ठीक है ना, थोड़ा बहुत मतलब एक्टिवनेस सी उसमें लगती है, या वो जो पेन है वो एक्टिविटी, मतलब एक तो वो हो गया जो पेन में बहुत डल हो जाते हैं, दूसरे वो हो गए जो पेन में एक्टिव रहने वाली बात है। तो वैसे तो S5 C4 हम सभी को देते हैं, लेकिन फिर भी हम ये सिलेक्शन उस तरीके से वहां पे कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है, और ये ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करते हैं, ये हमेशा ये किसी भी पेशेंट में एक इम्पोर्टेंट रेमेडी कलेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा कोई रूड बिहेवियर वाला पेशेंट आपको नजर आए, मैंने उस दिन भी बात यहीं पे गड़बड़ हुई थी, रूड, जब माइक खराब हुआ, रूड बिहेवियर वाला पेशेंट आपको कोई नजर आए जो बहुत अच्छे से बात नहीं करता है, मतलब इवन डॉक्टर के सामने भी उसको बोलने में, अच्छे से बोलने में प्रॉब्लम आती है, वो बाकी सब लोगों के साथ तो रूड है ही, लेकिन जिनके साथ नहीं होना है वहां पे भी ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो स्टेब्लिश नहीं कर पाता है, चाहते हुए भी या कैसे भी किसी भी तरीके से। तो ऐसे पेशेंट को आप Van1 200 की एक डोज जरूर दीजिए, वीकली दीजिए चाहे डेली दीजिए, या Van1 1000 उसको वहीं पे उसके जीभ पे डाल दीजिए टोंग पे, और उसको फोर्टनाइट मतलब 15 दिन में एक बार लेने के लिए आप बोल सकते हैं। फिर कोई ऐसा पेशेंट आपके सामने आए जो थोड़ा शाई टाइप का हो, मतलब शर्मीले टाइप का आपको दिखे, और इसमें थोड़ा सा ये भी लगे कि उस दिन भी मैंने बताया था कि वो गेस्चर के तरीके से जवाब दे, या फिर फेशियल इंप्रेशन के तरीके से आपको जवाब दे। आपने पूछा कि ये चीज होती है क्या, तो वो मुंह से हाँ या ना ना बोल के गर्दन हिला के जवाब देने वाले ऐसे पेशेंट मिलेंगे आपको। वो तो आपको देखना है कि वो एक C1 आपको उसको देनी है, मतलब C1, ये एक मेंटल सिम्टम हमने उसका पकड़ लिया है, तो आपको उसको C1 जरूर देनी है हमेशा, चाहे आप सिंगल डोज दे दें, सिंगल डोज ही मैक्सिमम इन सब केसेस में हम यूज करते हैं। और ये टेम्परामेंट में आएगी ये चीज, देखो मैं बताऊंगा, पुरानी बुक में से ही निकल के आता है ये। अभी पहले मैं पूरा कर लूँ ये सारे सिम्टम्स जो हैं, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि कोई पेशेंट आपके पास आए जो उससे किसी पर्टिकुलर टाइप के सीक्रेशन को वो लेके आए, चाहे वो दस्त को लेके आए, मतलब डायरिया को लेके आए, या यूरिन में से कहीं से भी उसको मतलब खट्टी स्मेल पेशेंट में से अगर आती है, तो मैंने बताया था कि S3 C3 का सिलेक्शन हम वहाँ पे करते हैं। मजेरियम प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ऐसी जो सोर टाइप की स्मेल होती है वहाँ पे। अब किसी को कोई कुछ भी प्रॉब्लम है पेशेंट को, और उसको कहीं ना कहीं ग्लैंड से रिलेटेड डिस्टरबेंस आपको नजर आता है, किसी भी टाइप की ग्लैंड में, इवन चाहे मेजेंट्रिक ग्लैंड में भी हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको S2 की एक दो डोज हाइयर पोटेंसी में जरूर दे दीजिए, या डाइल्यूशन या पोटेंसी जो भी आपके पास रहे, मतलब मोर डाइल्यूटेड आपको डोज उसकी S2 की आपको जरूर दे देनी है। फिर मैंने बताया था S5 पढ़ाते हुए भी मैंने बताया था आपको, जब बेसिक जिनका था उनको बेसिक पढ़ाया गया, कि जब पेन रेडिएट करता है एक जगह से दूसरी जगह पेन जाता है, ऐसे सभी पेशेंट को आप S5 जरूर दीजिए, मतलब बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है इस प्लांट की, है ऐसे सभी पेशेंट को आप S5 जरूर दीजिए जब पेन रेडिएट करे। फिर मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि कोई कहीं पे वेनस एंगोजमेंट देखने को मिले कहीं पे, मतलब वेन जो है वो फुली हुई नजर आ रही है, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मूले बनाने में बहुत हेल्प करेंगी आपको। कहीं पे वेनस एंगोजमेंट नजर आता है, जो वेन से उनका फूलना नजर आता है, चाहे वो फिर वेरिकोसील हो, या फिर वेरिकोज वेन हो, ठीक है, उन सभी जगह आपको
या पाइल्स हैं, सभी जगह आपको A2 का सिलेक्शन जरूर करना है, ये ध्यान रखना है। और S10 मतलब उस पेशेंट को आपको A2 जरूर देना है। A2 कोशिश करें खाना खाने के पहले दें आप ऐसे पेशेंट को, और S10 खाना खाने के बाद दें। ये दोनों रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ऐसे वेनस सर्कुलेशन को प्रॉपर करने की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर ऐसा कोई पेशेंट नजर आए जिसमें जिसको जो बार बार बीमार पड़ता है, जिसको बार बार सर्दी जुकाम खांसी होता है, ठीक है, मोस्टली आप जाएंगे कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप L2 दे दीजिए उसको, L2 के साथ WE मैं भी बताता हूँ खुद ही, लेकिन आप उसी पेशेंट को खाना खाने के बाद S10 भी साथ में दीजिए। मतलब लो, एक तरीके से इम्यूनिटी जो बूस्टिंग का काम भी S10 करता है। ऐसे प्लांट है, खासकर सेम्ब्यूकस नाइग्रा बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जो इस तरीके से काम करता है। फिर मैंने बताया था आपको, पहले भी पढ़ाया था कि कुछ बच्चे ऐसे आ सकते हैं आपके पास जो ग्राइंडिंग टीथ वाली, मतलब रात को जो है दांत चबाने वाली, दांत किरकिराने वाली जो प्रॉब्लम है सोते हुए, या फिर उनके मुंह से एक्सेस सलाइवेशन देखने को मिलेगा, मुंह से बहुत ज्यादा पानी सोते हुए निकलने की कंडीशन दिखती है। ऐसे सभी पेशेंट को आप सलाद के साथ वर्टू जरूर दीजिए, या तो आप वर्टू की एक डोज दे दीजिए 30 पोटेंसी के आसपास, और फिर स्लास को नाइट को दे दीजिए उसको। हालांकि वर्टू स्लास और वाई देंगे क्योंकि ये सस्पेक्टेड केस होता है इंटेस्टाइनल वोम्स का, स्टमक वोम्स का, पेट में कीड़े का। तो जब वर टू वाई के साथ हम देते हैं, वर टू वाई जरूर होना चाहिए वहां पे। ये वोम्स को एक तरीके से पैरालाइज करके बाहर करने की, मार के भी और पैरालाइज करके भी बाहर करने की जो पावर है, ये दोनों रेमेडी रखती है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, दोनों तरीके से। लेकिन फिर भी जो प्रोमिनेंट रेमेडी है वो वर टू है यहाँ पे इस वाले केस में, ग्राइंडिंग टीथ वाली जो केस मैंने बताई है। फिर रेस्टलेस में ही मैंने बताया था आपको, जब मैंने C4 पढ़ाया था, कि कोई पेशेंट है अगर वो रेस्टलेस है और वो पेन में जो है छटपटाता है, इधर उधर हिलता डुलता है। रस्टोक जब मैंने पढ़ाया तब बताया था, इधर उधर हिलता डुलना उसकी मजबूरी हो जाए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हिलने डुलने से उसको पेन में रिलीफ मिल रहा है। और रस्टोक्स प्लांट की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें मोशन से रिलीफ मिलता है, और ये कोई होम्योपैथिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्लांट की प्रॉपर्टी है, जो प्लांट की एक्चुअल प्रॉपर्टी बताई जाती है। तो ऐसे सभी पेशेंट को आप क्या दीजिए, C4 का सिलेक्शन करिए। अगर वो पेन की वजह से उसमें ये रेस्टलेस या ये बेचैनी या शरीर को इधर से उधर शेक करने की जो प्रॉब्लम है वो नजर आती है, अगर पेन की वजह से है, खासकर अर्थराइटिस या गाउट जैसी कंडीशन है, और एज जो है 40 से ऊपर है। लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मसल्स की प्रॉब्लम है, तो आप C3 दीजिए, उसमें भी रस्टोक्स है। और अगर ये मेंटल सिम्टम्स है, ये मेंटल प्रॉपर्टी है किसी की, तो आप उसको दीजिए C3 दीजिए, C1 दीजिए फिर वहां पे। BP बिहारी जी, वीडियो बंद कीजिए प्लीज। भारती, BP भारती। फिर आवाज आ रही है सही, या फिर डिस्टर्ब हो गई? मुझे लग रहा है कम हो गई। ठीक आ रही है बात। ठीक है। तो हाँ, मैंने बताया था कि अगर किसी के हील में पेन है, हिल में पेन है, और वो यूरिक एसिड की वजह से भी हो सकता है, या बिना यूरिक एसिड के भी हो सकता है। हिल में पेन है तो बर्बेरिस वल्गरिस का आप सिलेक्शन करिए, मतलब S5 उन सभी पेशेंट को आप दीजिए। साथ में जो सिम्टोमेटिक जो सिलेक्शन नजर आता है, जो भी प्रॉब्लम नजर आती है, आप वहां पे उसका सिलेक्शन करिए। फिर किसी को टेंडन में प्रॉब्लम है, लिगामेंट में, मतलब सॉफ्ट बोन जिन्हें हम बोलते हैं, डायरेक्ट बोन में प्रॉब्लम नहीं है, उसके एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं लिगामेंट्स और टेंडन्स, उसमें प्रॉब्लम हमें नजर आती है। तो यहाँ पे जो हमारे 114 प्लांट हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, उनमें से रूटा जो प्लांट है उसका ये प्रोमिनेंट सिम्टम है। तो हमें ऐसी सभी प्रॉब्लम में WE का सिलेक्शन जरूर करना है। अगर L2 S5 C4 आर आप दे रहे हैं किसी भी पेन को मैनेज करने के लिए, कोई जॉइंट से रिलेटेड, क्योंकि लिगामेंट टेंडन जॉइंट पे मिलेंगे आपको, जॉइंट करने के लिए इनका काम होता है, तो वहां पे आप याद रखेंगे कि WE भी फिर आप उसमें जरूर ऐड करेंगे उसी सेम प्रोटोकॉल में। बिना WE के फिर वहां पे चीजों को रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिपेयर भी तो करना होता है ना वहां पे। ये सारी चीजें भी हमें वहां पे ध्यान रखनी है। एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि अगर कोई पेशेंट है, वो उसको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है,
गर्मी लगने वाली सिचुएशन पेशेंट की है और हॉट फ्लैशेस भी उसको आते हैं चेहरे से, तो ऐसे पेशेंट को भी आप कोशिश करिए कि S12 की एक आध डोज दे दीजिए। हालांकि ये आइज की रेमेडी है मोस्टली जो हम मान के चलते हैं, लेकिन फिर भी हॉट फ्लैशेस, टेम्परेचर राइज होना, ऐसे में आप एक आध डोज, या C13 की अगर उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अगर उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो आप उसको C13 दे सकते हैं, उसकी वजह से हॉट फ्लैशेस या ऐसी चीज देखने को मिल रही है तो। हाँ, अब एक और हम बात करते हैं, अगर कोई इनवॉलंटरी कोई एमिशन देखने को मिलता है, इनवॉलंटरी चाहे सीमन का एमिशन देखने को मिले या इनवॉलंटरी यूरिन का एमिशन देखने को मिले, ठीक है, इन सभी टाइप की प्रॉब्लम में आपको ध्यान रखना है, S2 का यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये देखिए कि S2 कहाँ काम करता है, और ये दोनों टाइप के, खासकर ये दोनों जो इनवॉलंटरी सिक्रेशन मैंने आपको बताया, इन दोनों सिक्रेशन में आप दे सकते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों दोनों तरीके में। आपको S2 को थोड़ा लाइटर करके, 200 है तो बहुत अच्छा है, आपको हमेशा इसको लाइटर करके देना है। सर मिनी केस का, इन्वेंट्री का। माइक ऑफ रखिए प्लीज। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जो, जिसकी जो प्रॉब्लम है वो आपको हेरिडिटरी नजर आती है, हेरिडिटरी मतलब उसके फैमिली में वो रन करती है, वो या तो उसकी फैमिली में मैटरनल या पैटर्नल किसी भी फैमिली में वो रन करती है अगर डिजीज, तो आपको उसको वैन 1 जरूर देना है। अब वैन 1 के बारे में दो तीन चीजें बताता हूँ आपको। वैन 1 200 और वैन 1 1000 आपके पास होना चाहिए हमेशा। ऐसे सभी पेशेंट को आपको वैन 1 देना है जिनकी प्रॉब्लम हेरिडिटरी है, जो फैमिली में रन कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी अगर वो जो डिजीज है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, वो डीप सीटेड डिजीज बन चुकी है, तो भी आपको वैन 1 देना है। 2000, 1000, 200 और 1000। 200 दे रहे हैं आप, डेली कुछ दिन दे सकते हैं, और या मैं तो कहूंगा कि हर उसको थर्ड या फोर्थ डे पे 200 देते रहिए। कुछ ऐसे डिजीज भी हैं और जिनमें डेली भी दिया जा सकता है, या फिर 1000 को आप वीकली दीजिए, ये सबसे अच्छा जो प्रैक्टिस है कि वैन 1 1000 को आप दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को मिले जिसमें कोई एनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, चाहे वो मस्कुलर एनलार्जमेंट है, चाहे वो बोनी स्ट्रक्चर का एनलार्जमेंट है, हालांकि मस्कुलर में बहुत ज्यादा, इवन अगर ग्लैंडुलर कहीं स्वेलिंग भी देखने को मिल रही है, तो भी आपको वैन 1 को 200 या 1000 में, ये सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हमें प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हम करेंगे स्टार्ट, या हम पढ़ रहे हैं, तो ये सब ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि हम अपना सिलेक्शन बहुत प्रॉपर कर सकें, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि जो कहीं ना कहीं हायर डाइल्यूशन का या हायर पोटेंसी का जो इफेक्ट होता है, जो डीप सीटेड और लॉन्ग लास्टिंग जो इफेक्ट होता है, जैसे 200 या 1000 में जब आप देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ज्यादा दिन तक इफेक्टिव रहने वाली रेमेडी वो हो जाती है। दूसरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू वो रेमेडी काम करती है, तो ये इसलिए हम उसमें सिलेक्शन करते हैं। इसके अलावा वार्ड्स की प्रॉब्लम, जैसी जैसे वार्ड्स हो गया, हालांकि वायरल इन्फेक्शन है लेकिन फिर भी ओवर ग्रोथ है वहां पे भी आपको वैन 1 जरूर यूज करना है। इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए थे, कुछ लोग पुराने हैं उनको पता है, जो नए हैं उनको ध्यान रखना है कि कुछ बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है जिनको हमें, कॉम्बिनेशन मतलब जो रेमेडी एक दूसरे के साथ फंक्शन करती है, जैसे A2, C5, वैन 1, GE और L1, ये चारों पांचों रेमेडी एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, और ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि ये जैसे जैसे निगेटिव होता चला जाता है, वैसे वैसे सेलुलर स्ट्रक्चर पे काम इसका करना जो है वो बढ़ता चला जाता है। इवन कैंसर तक में हम इन चारों रेमेडी को यूज कर सकते हैं। इसके साथ में फिर हम दूसरी रेमेडी, कई बार S5 को ऐड करते हैं, कई बार किसी और रेमेडी को भी ऐड करते हैं, लेकिन एज ए जनरल, एज ए होल, कहीं ऐसी प्रॉब्लम दिखे जो हील नहीं हो रही है, और ऐसी कोई ग्रोथ दिखे जो बढ़ रही है, रुक नहीं रही है, वहां पे आप इसको, इस कॉम्बिनेशन को 200 में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि वर 1 और वाई का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
वर्बन और वाई एंटी एलर्जिक हैं। जब ये H3C3 और H3C3 या S1 के साथ हम इसको ऐड करते हैं, तब ये एंटी एलर्जिक हो जाता है। फूड एलर्जी को बहुत अच्छे से ये जो है मैनेज करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और जब ये स्किन की रेमेडी के साथ ऐड हो जाती हैं, तो ये स्किन की एलर्जी को ठीक करने का काम करते हैं। वहीं अगर इनको पेट्रोल ग्रुप के साथ H10 के साथ ऐड कर दिया जाए, तो ये रेस्पिरेटरी एलर्जी को भी ठीक करती है। यानी कि वर्बन और वाई दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छे एंटी एलर्जी के तरीके से है। 1 मिनट होल्ड करेंगे। माइक को थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। सर वर्वन और वाई का प्लीज रिपीट कर दीजिएगा, थोड़ा मिस हो गया। हाँ, 1 मिनट में जरा माइक को एडजस्ट कर लूँ, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं सर, रिपीट कर दीजिएगा इसको प्लीज। हाँ हाँ, रिपीट कर रहा हूँ। वर्बन और वाई को मैं बोल रहा था कि वर्बन वाई जो है, इनकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो एंटी एलर्जिक है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड करके हम देते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम में, तो हम इनको एक एंटी एलर्जिक के तरीके से यूज कर सकते हैं। और फिर हम किस रेमेडी के साथ इनको सिलेक्शन कर रहे हैं, जैसे S1 है। हालांकि S1 पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर पे काम करता है। S1 के साथ वर्बन वाई आप देंगे तो ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को भी ठीक करता है। और S1 के साथ आप देंगे तो ये रेस्पिरेटरी एलर्जी को भी ठीक कर सकता है। लेकिन फिर भी मोस्टली जब हम सिलेक्शन करते हैं वर्बन वाई का एलर्जी की कंडीशन में, तो जैसे किसी को फूड एलर्जी है, तो S1 को आप अलग से दीजिए। S1 30 में या 200 में भी दे सकते हैं, उसको आप अलग से दीजिए बिल्कुल, और सेपरेट करके। साथ में फूड एलर्जी के लिए H3C3 के साथ वर्बन वाई लगा दें। किसी को स्किन की एलर्जी है तो आप उसको S1 अलग से दीजिए, S130 दीजिए, हमेशा एलर्जी में काम करेगा। तब आप स्किन की रेमेडी उसके साथ ऐड कर दीजिए। स्किन की रेमेडी S5C5 जो भी आपको लगता है, मोस्टली S5C5 रहती है एलर्जी कंडीशन में। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो H10 के साथ ऐड करिए। H10 के साथ बाकी जो रेमेडीज आपको लगती हैं, पेट्रोल ग्रुप की कौन सी देनी है, और साथ में वैन वन या जो भी आपको ऐड करता है। फिलहाल तो मैं वर्बन वाई की कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन वर्बन और वाई एक तरीके से ये डायलेशन का काम भी करते हैं। ये वेसोडाइलेटर भी हैं और ब्रोंकोडाइलेटर भी हैं। लेकिन जब किस रेमेडी के साथ ऐड किया जाता है, किस रेमेडी के साथ यूज किया जाता है, उस पे ये डिपेंड करता है। खासकर अगर सिंगल वाई की बात करूं तो वाई भी एक तरीके से डायलेशन का काम करता है। तो ये इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। ऐसी स्लास है। स्लास जो है वो पेरिस्टेसिस को तो बढ़ाता ही है जब आप पॉजिटिव में दे रहे हैं। लेकिन आप स्लास को थोड़ा सा और निगेटिव की तरफ लेके जाएंगे। हालांकि 200 या 1000 में जाके तो आप उससे डायरिया कंट्रोल करने को भी दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप S1 के साथ स्लास को यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, S1 के साथ यूज करते हैं, तो ये जो इंटेस्टाइन की फंक्शन इम्प्रॉपर हो रहे हैं, इंटेस्टाइन की में जो पावर एक तरीके से खत्म हो जाती है, उसको भी रिस्टोर करने का काम करता है, लेकिन S1 के साथ में। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट करके रखे जाएं, प्रैक्टिस में यूज किए जाएं, तो फॉर्मूला क्रिएट करना भी आसान हो जाता है। और उसके साथ साथ जो सिलेक्शन है रेमेडी का वो बहुत इजी हो जाता है। और जो रिजल्ट हैं वो तो हमारे बढ़ते चले ही जाते हैं। इंटरनल एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं।
वैसे ही एक और कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था पहले, जो आर ई का बताया था मैंने, वाई का बताया था, मतलब आर ई को और वाई को अगर अल्टरनेट करके यूज किया जाए एक्सटर्नल एप्लीकेशन में, तो वहां पे ये एक तरीके से रिलैक्सेशन का काम करते हैं। मतलब एक बार आपने वहां पे आर ई अप्लाई करके सर्कुलेशन को बढ़ाया, फिर आपने वाई करके सर्कुलेशन को कम किया, ऐसे अल्टरनेट करके जब आर ई वाई या डब्ल्यू ई, आर ई डब्ल्यू भी यूज किया जा सकता है, जब आप यूज करते हैं, लेकिन आर ई वाई ज्यादा अच्छे से करते हैं, तो वहां पे एक एक तरीके से स्टिमुलेट कर देते हैं आप उस पर्टिकुलर एरिया को, वहाँ के मसल्स भी जो है वो उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। और उसके अलावा जो वेसल्स हैं वहाँ पे उनके सर्कुलेशन जो है प्रॉपर हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। कहीं किसी को सर्वाइकल है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, पहले आर ई को अप्लाई कीजिए, उसके बाद वाई को अप्लाई कीजिए 1 मिनट या 2 मिनट बाद। या आराम से आप जो कॉटन होता है उसका कॉम्प्रेस बना सकते हैं। कॉटन को लेके उसको थोड़ा सा फैला के पतला सा बना के उसमें 20-30 ड्रॉप आर ई की डाल के, मान लो कोई, कई बार सर्वाइकल में एक पॉइंट बन जाता है, स्पेसिफिक पॉइंट, उस पॉइंट पे प्रेशर आता है, तो वो कभी वहां से जो है टिंगलिंग सेंसेशन हैंड में होता है, किसी को हेडेक हो जाता है, और किसी को शोल्डर में पेन हो जाता है, किसी को बैक में पेन हो जाता है, किसी को नेक में हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कॉटन में, जितना बड़ा पॉइंट है उतने बड़े पॉइंट पे कॉटन से अप्लाई करिए 1 मिनट के लिए, फिर आरी के कॉटन को हटा के वहां से फिर 1 मिनट बाद वहां पे वाई का कॉटन अप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही आप 2-3 बार उसको रिपीट कर सकते हैं। फिर ऐसे ही आप चाहें तो पेशेंट को उसको घर के लिए भी दे सकते हैं, या फिर 8 दिन में जब भी आप बुलाएं सिटिंग के लिए उसको, इस तरीके से ये थेरेपी टाइप के तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसको बहुत इफेक्टिव है ये। आप इसको शोल्डर पेन में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, ठीक है, नी पेन में, स्टमक, किसी को भूख नहीं लग रही है वहां पे भी आप सोलर प्लेक्सिस पे लगा सकते हैं उसको। माइक ऑफ कीजिए। पिट ऑफ द स्टमक पे अप्लाई कर सकते हैं आप। हाँ, लेकिन किसी को पेट में दर्द है तो वहां पे आपको आरी नहीं लगाना है, फिर आप केवल वाई से आपका काम वहां पे हो जाएगा। पेट, स्टमक जो में पेन होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी और पेन वाले जो पॉइंट है वहां पे, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है किसी को, वहां पे आप लगा सकते हैं, sciatica में आप लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से एक्सटर्नल में भी हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि एक्सटर्नल एप्लीकेशन क्या यूज होंगी कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। और पहले हम आज की क्लास के बाद जो भी चल रहा है इसके बाद में फिर हम कल, कल तो संडे है, फिर मंडे एक क्लास होगी हमारी। उसके बाद फिर मैं आपको बहुत सारी प्रिपरेशन पहले ही जो है बता दूंगा। जो हमारे डेफिनेट से फॉर्मुलेशन है 10-12, 10-12, वो सारे फॉर्मुलेशन मैं आपको नोट करवा दूंगा, वो आप लिख के रखेंगे। फिर जब हम डिजीज में मान लो लीवर कॉम्प्रेस है, तो लीवर कॉम्प्रेस का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दूंगा पहले ही मंडे या ट्यूसडे की क्लास में। और फिर आगे जब भी कभी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसका फॉर्मूला ना लिख के केवल ये लिखूंगा वहां पे, जब आपको पढ़ाऊंगा कि लीवर कॉम्प्रेस, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो वो मैं ऐड कर दूंगा। ऐसे ही कुछ डेफिनेट सी चीजें हम ऐड ऑन करके चल सकते हैं अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें, वो मैं आपको बताऊंगा जो हमारी क्लास आएगी। तो ये कुछ डायरेक्ट जो है सिम्टम्स थे जो रेमेडी के बेस पे, 38 रेमेडी के बेस पे मैंने कलेक्ट किए। और भी बहुत सारे आएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे, हमारी क्लास जो है वो चलती चली जाएगी। और ये तभी होता है जब प्लांट के तरीके से आपने रेमेडी पढ़ी हो, और तब कहीं ना कहीं चीजें सामने आ ही जाती हैं जब एक बार दो बार चीजें हम देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये सिम्टम्स के बाद कि भाई टेम्परामेंटल जो कंडीशन थी उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था डिस्टरबेंस होने से पहले ही। तो एक्चुअली क्या है, टेम्परामेंट का मतलब है कि भाई एक आदमी की जो प्रवृत्ति बन गई है, हिंदी में अगर हम बोले तो बोलेंगे कि भाई इस आदमी की ये प्रवृत्ति है, इस तरीके से रिएक्ट करता है चीजों को, बाहर से जो दिखता है। इसके अलावा उसका इंटरनल बॉडी भी ऐसे रिएक्ट करती है, या उसका माइंड भी ऑटोमेटिकली, मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी जो, क्योंकि टेम्परामेंटल इफेक्ट ही है वो भी,
कि भाई ये ऐसे बिहेव करेगा, ये ऐसे बिहेव करेगा, जो हर एक आदमी में अलग अलग हो सकता है, या आप बोले कि मैक्सिमम जो है वो डिफरेंट चीजें ही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ भी हम अब टेम्परामेंट का मैंने बताया था कि टेम्परामेंट को भी हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्परामेंट है जो उसको उसके फोर फादर से मिला है, मतलब उसकी फैमिली से उसको मिली हैं चीजें, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्परामेंट हुआ। और ये जो मैं अभी आपको बहुत सारी चीजें बता रहा था कि पेशेंट आपको ऐसा मिले, ऐसा बिहेवियर दिखे, ऐसा दिखे, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्परामेंट ही है। फिर दूसरा इन्वायरमेंटल जो टेम्परामेंट है, वो इन्वायरमेंटल टेम्परामेंट मतलब अब कोई आदमी का जन्म कहीं पे हुआ है, वो बोर्न कहीं पे हुआ, और फिर उसका जो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में टाइम उसने स्पेंड किया है दूसरी जगह जहाँ पे वो पढ़ा है, लिखा है या जॉब कर रहा है, वहां पे इन्वायरमेंट दूसरा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उसका एक स्पेसिफिक बिहेवियर, स्पेसिफिक पैटर्न वहां का अलग बन जाएगा, जिसको हम इन्वायरमेंटल टेम्परामेंट बोल सकते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हैं इसको दूसरे तरीके से कि कोई भी जो पेशेंट है या कोई भी व्यक्ति है, वो जब अपना टेम्परामेंट उसका बिल्ड होता है या टेम्परामेंट गेन करता है वो, तो उसमें दो फैक्टर होते हैं, एक उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर है और दूसरा उसका जो जेनेटिक फैक्टर हो गया या जो फोर फादर से मिला उसको, वो वाली बात होगी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके ही एक किसी की पर्सनैलिटी को जो है बनाती हैं। और आप एक तरीके से बोले तो पर्सनैलिटी ही हम उसको टेम्परामेंटल स्टेट या टेम्परामेंटल कंडीशन बोलते हैं। अब यहाँ ओरिजिनली तीन टाइप के टेम्परामेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में देखने को मिलते हैं। वो है, पहला टेम्परामेंट है सैंग्वाइन या सैंग्विन, SANGUINE। फिर लिम्फेटिक टेम्परामेंट है, और फिर मिक्स्ड, मतलब सैंग्विन और लिम्फेटिक दोनों के जो मिक्सचर एक तरीके से हो गया, उसको मिक्स्ड टेम्परामेंट बोलते हैं। फिर कुछ और बाद में कुछ और पुरानी बुक्स हैं या कुछ लोगों ने उसमें ऐड किया है कि जो मिक्स टेम्परामेंट है उसको भी हम दो जो पार्ट है उसमें डिवाइड करते हैं। या मिक्स टेम्परामेंट को भी हम दो तरीके से देखते हैं। एक है वो जिसमें मतलब कोई पेशेंट में सैंग्विन और लिम्फेटिक दोनों के सिम्टम है, लेकिन जो डोमिनेंसी है वो लिम्फेटिक की है, मतलब लिम्फेटिक के जो सिम्टम्स है, लिम्फेटिक की जो प्रकृति है वो ज्यादा है। लिम्फेटिक प्रॉपर्टीज ज्यादा देखने को मिलेंगी किसके मुकाबले में, जो संगीन के मुकाबले में। तो हम उसको बोलेंगे बिलियस मिक्स्ड टेम्परामेंट, मतलब मिक्स टेम्परामेंट का एक टाइप हो गया बिलियस। दूसरा, अगर किसी में जो है संगीन की डोमिनेंसी देखने को मिले और कम सिम्टम देखने को मिले लिम्फेटिक के, तो वो एक मिक्स टेम्परामेंट हो गया, इसको हम बोलेंगे नर्वस मिक्स टेम्परामेंट। बहुत इजीली मैंने आपको पांचों को बता दिया है। अब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इनकी रेमेडीज भी जो है वो डिफाइन करेगी, मतलब इन किन लोगों पे कौन सी रेमेडी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। या आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि इन सभी टेम्परामेंट के, इन चारों टेम्परामेंट की एक या दो फिक्स रेमेडी हैं, वो आपके फॉर्मूले में ऐड होनी चाहिए। मतलब यू मस्ट बी एड दीज रेमेडीज विद अकॉर्डिंग टू दियर टेम्परामेंट। टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग आपको उसकी जो टेम्परामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो ऐड करनी है। जैसे अगर कोई लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पेशेंट है तो उसकी जो रेमेडी है वो है S1, स्क्रोफलोसो 1। सिम्टम मैं अभी बताऊंगा, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उस पर मैं अभी चलूंगा। ये मीटिंग एंड होने के बाद जब हम दोबारा कनेक्ट करेंगे, ये अभी मीटिंग बची है 3-4 मिनट की, उसके बाद फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे, तब मैं आपको इनकी जो स्टेज है, जो सिम्टम्स हैं, जो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पेशेंट कोई आपके सामने आता है तो उसको S1 आपको देना है, और इलेक्ट्रिसिटी जो उसको सूट करती है वो है RE, रेड इलेक्ट्रिसिटी। उसके सिम्टम ही ऐसे होते हैं, उसको RE वहां पे लिथार्जी होगा,
ठीक है, एक्टिविटी बहुत कम होगी इसमें देखने को, खैर वो तो आगे करेंगे वो हम अभी। फिर सैंग्विन, सैंग्विन या सैंग्विन का कोई देखने को मिलता है, तो उसकी जो रेमेडी है वो A3, 38 रेमेडी में से जो रेमेडी है उसकी वो A3 है। और जो इलेक्ट्रिसिटी उसको, उसमें बहुत अच्छे से उसके सुटेबल इलेक्ट्रिसिटी वो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, BE। मिक्स टेम्परामेंट में जो बिलियस है, मतलब डोमिनेंसी ऑफ लिम्फेटिक, उसकी जो रेमेडी है वो S5 है और इलेक्ट्रिसिटी है Y। वैसे इंडिया में मैक्सिमम जो लोग हैं वो मिक्स टेम्परामेंट के ही देखने को मिलते हैं, या लिम्फेटिक ज्यादा देखने को मिलते हैं, या बोले जो बिलियस टाइप के हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। मोर लिम्फेटिक एंड लेस सैंग्विन। नर्वस टेम्परामेंट के जो लोग हैं वो, या जिनकी डोमिनेंसी सैंग्विन है, मोर सैंग्विन एंड लेस लिम्फेटिक, उनकी जो रेमेडी है वो है फेब्रिफिगो 1, F1। उनके फॉर्मूले में F1 आपको ऐड करना है। और इलेक्ट्रिसिटी जो उनको सुटेबल इलेक्ट्रिसिटी है वो है WE, वाइट इलेक्ट्रिसिटी। ये चीजें हैं जो किसी जो व्यक्ति है उसकी टेम्परामेंटल जो स्टेट है उसको डिफाइन करती हैं, और हमें उस स्टेज में से निकाल के उसकी जो एक रेमेडी है वो सिलेक्ट करनी है। हालांकि जब हम फॉर्मूला बेस्ड बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या फिर टेम्परामेंटल रेमेडी भी उसमें आ ही जाती है। हमेशा हम देखते हैं कि उसकी वो रेमेडी उसमें रहती है। इसके अलावा आप ये टेम्परामेंटल स्टेट देख सकते हैं किसी की भी, और फिर जो जो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी सिंगल सिलेक्शन पे अभी थोड़ी देर पहले, उनको भी आप देख सकते हैं। उनके थ्रू भी आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। कॉम्बिनेशन की बात भी यही है। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो टेम्परामेंट हम देख रहे हैं, इसका भी हमें पता होना चाहिए ही, और कहीं ना कहीं हम यूज करते भी हैं। हालांकि जब हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं या हमारे पास ऐसी ऐसा हमने सेलेक्ट कर लिया, 2 या 3 फॉर्मूले ऐड कर लिए हैं, तो फिर हम मैक्सिमम लोग फिर वहां पे आ जाते हैं कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे देखा ही नहीं गया। फिर भी कुछ रेमेडी हैं ऐसी जो हायर पोटेंशियम हमारे पास रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी काम करती हैं, और टेम्परामेंटली भी आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ट्रीटमेंट करने का मतलब है कि बस मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 रेमेडी आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं, जो कि आज के टाइम में 2 या 3 रेमेडी दे के ट्रीट करना किसी पेशेंट को, और पहले तो उसको रिलीफ देना बहुत मुश्किल है। सबसे पहला काम पेशेंट चाहता है उसको रिलीफ मिले। रिलीफ नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है कि वो फिर दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। और हमने उसके साथ बात करके उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सेलेक्ट करके दे दी, जो कि धीरे धीरे काम करेगी। ध्यान रखना, टेम्परामेंटल रेमेडी धीरे धीरे काम करेगी। वो बात सही है कि उसके टेम्परामेंट पे वो रेमेडी फिट बैठ रही है, कहीं ना कहीं वो रेमेडी उसको दी जाएगी तो उसको इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन वो धीरे धीरे, कई बार गलत डायरेक्शन सेलेक्ट होने की वजह से वो एग्रावेट भी हो सकता है। एक बात, अगर एग्रावेट नहीं भी होगा